दोस्तों नमस्ते, मैं अजिंक्य और आपका स्वागत करता हूं हेल्थ टॉक्स में। हेल्थ टॉक्स में हम बात करते हैं हेल्थ अवेयरनेस टिप्स की। तो आज के इस सेगमेंट में बात करेंगे एंजियोग्राफी के बारे में। हृदय रोग के मरीजों में हमेशा एंजियोग्राफी को लेकर बहुत सारे मिथ होते हैं कि एंजियोग्राफी क्या होती है, एंजियोग्राफी कौन कर सकता है, एंजियोग्राफी कौन नहीं कर सकता, क्या एंजियोग्राफी में वेदना होती है। तो इन सारे सवालों के जवाब आज के इस एपिसोड में जानने की हम कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं हेल्थ टॉक्स। दोस्तों, हेल्थ अवेयरनेस करना ये हमारा मकसद है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि जब हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आज मैं कोरोनरी एंजियोग्राफी के बारे में बताऊंगा। कोरोनरी एंजियोग्राफी के बारे में मरीजों के काफ़ी सवाल रहते हैं, क्योंकि ये वैसे देखा जाए तो कोरोनरी एंजियोग्राफी एक ऐसी प्रोसीजर है इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी की कि जो सबसे कॉमनली परफॉर्म प्रोसीजर है। आज हमारे में से कईयों की या हमारे किसी रिश्तेदारों की या हमारे किसी परिचित व्यक्ति की कहीं ना कहीं कोरोनरी एंजियोग्राफी या तो हो चुकी है या उनको एडवाइस की गई है। तो कोरोनरी एंजियोग्राफी के बारे में बहुत सारे सवाल होते हैं हमारे मन में, उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो कोरोनरी एंजियोग्राफी एक ऐसी प्रोसीजर है जो कि दिल के मरीजों के लिए, हार्ट के मरीजों के लिए जिनको हार्ट में ब्लॉकेजेस होने के चांसेस होते हैं, उनको ये एंजियोग्राफी की जाती है। और इसमें ये जांच की जाती है कि ब्लॉकेजेस कहाँ हैं, कितने हैं और उसकी आगे की ट्रीटमेंट क्या हो सकती है। तो इस एंजियोग्राफी के दौरान हम एक कैथेटर हार्ट तक लेके जाते हैं और एक्सरे से ये जांच करते हैं। तो सिंपल में एक ये ऐसी जांच है जो कि हार्ट के मरीजों में ब्लॉकेजेस देखने के लिए की जाती है। एंजियोग्राफी के बारे में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि ये कैसे की जाती है, क्या इसमें दर्द होता है, क्या इसमें तकलीफ़ होती है, या इसमें कोई मतलब सबसे ज़्यादा मरीजों को तकलीफ़ ये रहती है कि मुझे एनेस्थेशिया दिया जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोरोनरी एंजियोग्राफी एक वेदना रहित प्रक्रिया है। इसमें मरीज को कोई तकलीफ़ नहीं होती है, इसमें कोई एनेस्थेशिया देने की ज़रूरत नहीं होती है, मरीज को बेहोश करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ कैथेटर जहाँ से जाता है, कैथेटर हम दो जगह से पास कर सकते हैं। एक रेडियल एंजियोग्राफी मतलब हाथ की नस से, या फीमोरल एंजियोग्राफी मतलब पैर की नस से। तो जहाँ से ये कैथेटर जाता है वहाँ हम एक लोकल एनेस्थेशिया देते हैं और फिर ये एक कैथेटर हार्ट तक पहुँचाते हैं। कैथेटर क्या होता है? तो कैथेटर एक हॉलो ट्यूब होता है, मतलब एक पतली सी नली होती है जिसमें से हम डाई, मतलब जो एक्सरे में दिखाई नहीं देता है, एक्सरे में जिसके द्वारा हम लोग जांच कर सकते हैं, ऐसी नली हार्ट तक पहुंचाते हैं और फिर ये डाई उस नली से छोड़ते हैं और फिर अलग अलग व्यूज़ में हम एक्सरे रहते हैं, कभी दाहिने से, कभी बाएं से, कभी पैरों की तरफ से, कभी सिर की तरफ से। और इन एंगल से चारों तरफ से हम हार्ट को चेक करते हैं और इस दौरान डाई हार्ट में छोड़ा जाता है और ये हार्ट को बिना कोई नुकसान पहुंचाए, बिना कोई तकलीफ पहुंचाए, बिना कोई एनेस्थेशिया के एंजियोग्राफी हो सकती है। किन मरीजों को एंजियोग्राफी की ज़रूरत होती है? तो सबसे पहले तो उन मरीजों को जिनको हार्ट अटैक या तो आ रहा है या आ चुका है, उन मरीजों को ब्लॉकेजेस कहाँ हैं, कितने हैं, ये देखने के लिए एंजियोग्राफी करना ज़रूरी है। या फिर जो बेसिक टेस्ट होते हैं हार्ट के, जैसे कि ईसीजी, टीएमटी या इकोकार्डियोग्राफी, इनकी जांच के दौरान अगर हमको ये लगता है कि हार्ट में ब्लॉकेजेस है तो इन बेसिक इन्वेस्टिगेशन के बाद में भी एंजियोग्राफी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा अगर किसी को चलने पे सांस फूल रही है या फिर शारीरिक जांच के बाद में अगर हमको लगता है कि नहीं, ब्लॉकेजेस होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, तो बिना कोई प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किए भी एंजियोग्राफी की जांच की जा सकती है। या फिर किसी मरीज के जिसके बहुत सारे टेस्ट हो चुके हैं फिर भी सीने में दर्द है, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, ऐसे मरीजों में भी कभी कभी एंजियोग्राफी करना ज़रूरी होता है। एंजियोग्राफी के बाद में हमें क्या पता चलता है? तो एंजियोग्राफी के बाद में हमें ये पता चलता है कि ब्लॉकेजेस है या नहीं है। अगर ब्लॉकेजेस है तो कितने हैं और कहाँ हैं। ब्लॉकेजेस अगर नहीं है तो उसको हम नॉर्मल एंजियोग्राफी बोलते हैं। या ब्लॉकेजेस की अगर शुरुआत हो रही है जिसमें कि बताया जाता है कि प्लाक्स डेवलप हो रहे हैं
या ब्लॉकेजेस डेवलप होने की प्रक्रिया शुरू हो रही, ये भी हमें एंजियोग्राफी के बाद में पता चलता है। अगर ब्लॉकेजेस 70% से ज़्यादा है तो उसका मतलब है उस नस को हमें एंजियोप्लास्टी द्वारा या बाईपास द्वारा ट्रीट करना पड़ेगा। अगर ब्लॉकेजेस हार्ट की मेन नस में है और ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा जगह पे है तो ऐसे केस में बहुत बार, और मरीज को अगर डायबिटीज़ है तो ऐसे केस में हमको बाईपास सर्जरी एडवाइस की जाती है। पर अभी बहुत सारे ब्लॉकेजेस, यहाँ तक कि हार्ट के मेन नस के भी ब्लॉकेजेस एंजियोप्लास्टी द्वारा ट्रीट हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को जो डिसीजन मेकिंग होता है वो एंजियोग्राफी टेस्ट के माध्यम से ही होता है। कभी कभी अगर मरीज के हार्ट अटैक होते समय जब हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करते हैं उस समय जो एंजियोग्राफी होती है उसमें ऐसा दिखता है कि हार्ट की नस पूर्णतः बंद है, 100% ब्लॉक है, और ऐसे नस को भी हम एंजियोप्लास्टी द्वारा ट्रीट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा पता चलता है कि एंजियोग्राफी में कि हार्ट की नस 100% ब्लॉक है पर उसको कोलैटरल्स डेवलप हो गए। कोलैटरल्स मतलब क्या? तो नेचुरल बाईपास डेवलप हो गया। तो ऐसे मरीजों को बहुत बार हो सकता है कि दवाइयों से भी काम चलता है। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है कि एंजियोग्राफी के बाद में एंजियोप्लास्टी ही हो जाएगी। अगर ब्लॉकेजेस 70% से कम है या फिर ऐसे ब्लॉकेजेस जो दवाइयों द्वारा ट्रीट किए जा सकते हैं, उनको एंजियोप्लास्टी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये सब निष्कर्ष हमें एंजियोग्राफी से मिलते हैं। एंजियोग्राफी एक सामान्यतः काफ़ी सेफ प्रोसीजर है। ये काफ़ी मरीजों में डेली रूटीनली की जाती है जिनको ज़रूरत होती है। तो इसमें ये सवाल उठता है कि क्या कभी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? तो कुछ मरीजों में जहाँ से हम कैथेटर डालते हैं वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकता है। कुछ मरीजों में जहाँ तक ये कैथेटर पहुँचता है उस हार्ट की नस को डिसेक्शन हो सकता है। डिसेक्शन मतलब वहाँ पे मतलब तकलीफ़ हो सकती है, या फिर हार्ट की गति अनियंत्रित हो सकती है, या फिर जो डाई हम देते हैं वो किडनी को तकलीफ़ दे सकता है, किडनी की मतलब तकलीफ़ उससे शुरू हो सकती है, या फिर जो रेडिएशन रहता है उसकी भी कुछ तकलीफ़ें हो सकती है। पर सामान्यतः ये सब चीज़ें अभी जो नई टेक्नोलॉजी है, नए जो डाई है, उसकी वजह से इन सब चीज़ों के जो प्रतिशत है वो काफ़ी कम है। और सबसे ज़रूरी ये है कि एंजियोग्राफी उन्हीं मरीजों में की जाना चाहिए जिसमें इसकी ज़रूरत है। अगर हम ऐसा करते हैं और सभी प्रिकॉशन अगर हम लेते हैं तो सामान्यतः ये एक सेफ प्रोसीजर है, ये एक डे केयर प्रोसीजर है। मतलब हम एंजियोग्राफी के लिए आज एडमिट होके आज ही 2-3 घंटे में डिस्चार्ज हो सकते हैं। सबसे पहले इसमें यह है कि एंजियोग्राफी उन मरीजों में नहीं की जानी चाहिए जिसमें कि हार्ट के ब्लॉकेजेस निकलने का प्रतिशत, मतलब एक प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी अगर बहुत ही कम है तो उन मरीजों में ये टेस्ट नहीं की जानी चाहिए। या फिर जिन मरीजों को किडनी की बीमारी है या फिर जिनको डाई की एलर्जी है उसमें कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इन मरीजों में जितना हो सके ये अवॉइड की जानी चाहिए एंजियोग्राफी। पर जिन मरीजों में ज़रूरी है, अगर मरीज को हार्ट अटैक आ रहा है, मरीज कितना भी अनस्टेबल क्यों ना हो, ये टेस्ट अगर ज़रूरी है तो करना ही चाहिए। अभी और एक सवाल काफ़ी मरीजों से आता है कि सीटी एंजियोग्राफी क्या है, क्या ये नॉर्मल एंजियोग्राफी का पर्याय है? तो सीटी एंजियोग्राफी मतलब सीटी स्कैन मशीन में की जाने वाली एंजियोग्राफी, ये नॉर्मल एंजियोग्राफी का पर्याय नहीं है, बल्कि ये नॉर्मल एंजियोग्राफी के साथ साथ में किसी मरीजों में करना ज़रूरी होता है कि जिन मरीजों में हार्ट के ब्लॉकेजेस निकलने का प्रतिशत बहुत कम है, पर फिर भी हमें ये जब जानना ज़रूरी होता है कि कहाँ ब्लॉकेजेस शुरुआत है या ब्लॉकेजेस तैयार होने की प्रक्रिया हो रही है, उन मरीजों में हम सीटी एंजियोग्राफी कर सकते हैं। सीटी एंजियोग्राफी में सिर्फ सीटी स्कैन की प्रक्रिया होती है, पर जिन मरीजों में हार्ट के ब्लॉकेजेस होने के संभावना काफ़ी ज़्यादा है उनमें सीटी एंजियोग्राफी नहीं करना चाहिए। उनमें जो नॉर्मल एंजियोग्राफी है जो मैं अभी तक बताया है वही एंजियोग्राफी होनी चाहिए, क्योंकि आगे का जो ट्रीटमेंट है वो तय इसी बेसिस पे होगा कि एंजियोग्राफी में क्या है। सीटी एंजियोग्राफी के बाद में हमें अगर ब्लॉकेजेस निकलते हैं तो फिर भी नॉर्मल एंजियोग्राफी करना पड़ेगा और फिर ही हम आगे की ट्रीटमेंट जो है वो डिसाइड कर पाएंगे। तो मुझे ये कहना है इस वीडियो के माध्यम से कि एंजियोग्राफी एक सेफ प्रोसीजर है
एंजियोग्राफी जिन लोगों में इंडिकेटेड है, मतलब जिन लोगों में की जानी चाहिए, उन मरीजों में एंजियोग्राफी करना बहुत मतलब ज़रूरी है, उसमें ये की जानी चाहिए। उसमें इस डर से कि एंजियोग्राफी के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे, मतलब इस वजह से वो एंजियोग्राफी अवॉइड नहीं करना चाहिए। ये जब ज़रूरी है तब करना ही चाहिए। दोस्तों, तो ये थी एंजियोग्राफी से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूं आपके एंजियोग्राफी से रिलेटेड सभी मिथ दूर हुए होंगे। दोस्तों, हमारे आसपास हमारे बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनकी एक तो एंजियोग्राफी हो चुकी होती है, अदरवाइज वो किसी हृदय रोग के मरीज होते हैं। तो इस वीडियो को अपने उन प्रियजनों तक जरूर पहुंचाइए और हेल्थ अवेयरनेस करने में हमारी हेल्प कीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हां, मिलेंगे ऐसे एक नए विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक धन्यवाद।